नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुष्पा 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जापान के एक योकोहामा बंदरगाह से शुरू होती है। वहां एक शिप के जरिए कुछ कंटेनर जापान पहुंचते हैं। इन कंटेनर्स में लाल चंदन की लकड़ियां भरी होती है और उन्हीं लकड़ियों के साथ पुष्पा भाव भी मौजूद होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक कंटेनर वहाँ पर खुल जाता है और सारे चंदन की लकड़ियां बाहर निकल आते हैं। उसी कंटेनर में पुष्पा भाव भी बाहर निकल आते हैं। जैसे ही जापानी लोग इन्हें देखते हैं, वे पुष्पा भाव को एक पैर में रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देते हैं। लेकिन पुष्पा अपने हाथ पैर को छुड़ाकर उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। दरअसल हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग चंदन की लकड़ियां तो ले गए थे, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से पुष्पा भाव को वहाँ पर खुद आना पड़ता है। इसके बाद पुष्पा भाव उन जापानी लोगों के साथ जबरदस्त लड़ाई करते हैं। हालांकि अंत में पुष्पा भाव को एक गोली भी लग जाती है और वे समुद्र में गिर जाते हैं। तभी पता चलता है कि ये सब एक सपना है। अब हमें कहानी से पता चलता है कि पुष्पा भाव लाल चंदन की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के लीडर बन चुके हैं। पूरी तस्करी का निर्णय अब पुष्पा करते हैं। लकड़ियों को कहां और कैसे भेजना है वो सारे डिसाइड पुष्पा भाव करते हैं। पुष्पा अपने रुतबे का पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत के साथ साथ दुश्मनी भी बढ़ गए हैं। फिर सीन चेंज होता है और भंवर सिंह शेखावत को हम देखते हैं। भंवर सिंह शेखावत जो एक IPS ऑफिसर है, जो कि पुष्पा का सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को सबके सामने बेइज्जत किया था। अब इसी के बदला लेने के लिए शेखावत अब कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन जब पुष्पा के लोग जंगल में लाल चंदन की लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, तो शेखावत मजदूरों के रूप में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वहां पहुंचकर शेखावत और उनकी टीम इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच निकलते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कभी भी कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। इस बार शेखावत पुष्पा के 230 मजदूरों को बुरी तरह से पीट कर जेल में डाल देते हैं। जब पुष्पा भाव को यह बात पता चलती है, तो वे पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर वहाँ पर मिलते हैं। पुष्पा वहाँ अपने सभी मजदूरों को छुड़ाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिन्नू को छुड़ाने के लिए वहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि उसी दिन सिन्नू की शादी होती है। जब पुष्पा सिन्नू को लेकर जाने लगते हैं, तो वे देखते हैं कि सिन्नू के शरीर पर चोट के गहरे निशान है। इसके बाद पुष्पा अपने सभी मजदूरों को देखते हैं, जो कि बुरी तरह से घायल होते हैं। यह देखकर पुष्पा भाव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और पुष्पा वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर से कहते हैं, अगर तुम लोगों ने मेरे मजदूरों पर हाथ उठाया है, तो समझ लो कि तुमने पुष्पा पर हाथ उठाया है। अब ये सभी मजदूरों को यहाँ से ले जाएंगे। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर पुष्पा सभी मजदूरों को लेकर चले गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुष्पा का जलवा शुरू हो जाता है। पुलिस स्टेशन में जब पुष्पा भाव अपने मजदूरों को छुड़ाने पहुंचते हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा, आज से रिटायरमेंट तक जितने पैसे तुम लोग कमाने वाले हो वो सब मैं खरीद लूंगा। मतलब आज से तुम लोग रिटायरमेंट हो रहे हो। इसके बाद पुष्पा ने पुलिस कर्मियों को रिटायरमेंट फाइनल कर दिया। जब भंवर सिंह शेखावत पुलिस स्टेशन पहुँचता है, तो वहाँ पर कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि पुष्पा ने सभी को खरीद लिया है। पुष्पा भले गैर कानूनी ही काम करता है, पुष्पा अपने मजदूरों और परिवार को बहुत ही ख्याल रखता है। साथ ही वो अपनी पत्नी श्रीवल्ली से भी बहुत प्यार करता है। अगले दिन श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। भगवान की मूर्ति के लिए वो कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है। वही मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी वहाँ पर मौजूद होता है। मुरली श्रीवल्ली का अपमान करते हुए कहता है, तुम पूजा तो करवा लोगी, लेकिन तुम्हारे पास अपना गोत्र और सरनेम है। मुरली हमेशा श्रीवल्ली को नीचा दिखाने में कोशिश करता है। हालांकि मुरली की बेटी कावेरी श्रीवल्ली को पसंद करती है और उन्हें चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को श्रीवल्ली से बात करने से मना करता है। फिर उसी दिन पुष्पा CM से मिलने जाने की तैयारी कर रहा था। श्रीवल्ली ने उससे कहा, जब आप CM से मिलना तो उसके साथ एक फोटो जरूर खिंचवाना, मैं उसे फ्रेम कराकर हॉल में लगाऊंगी। पुष्पा ने कहा ठीक है, लेकिन जब पुष्पा वहाँ पर CM से मिला तो कुछ और ही हुआ। CM ने पुष्पा के साथ फोटो खिंचाने से मना कर दिया। उनका कहना था, जूता हमेशा पैर में रहनी चाहिए, हाथ में नहीं। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में अपमानजनक बातें कही। यह सुनकर पुष्पा को बेहद बुरा लगा। बाहर आकर उसने सिद्धप्पा से पूछा, अगर तुम CM होते तो क्या तुम भी हमारे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा ने जवाब दिया, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। यह सुनकर पुष्पा ने कहा, तो फिर तुम CM बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा ने सिद्धप्पा से पूछा, CM बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? सिद्धप्पा ने कहा, करीब 1 करोड़। फिर पुष्पा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन CM तुम्हें ही बनना होगा। इसके बाद सिद्धप्पा केंद्रीय मंत्री से मिलने गया। यह सब पुष्पा की प्लानिंग का हिस्सा था। पुष्पा ने मंत्री के पास एक सोफा भेजवाया, जिसमें 225 करोड़ रुपए छिपे हुए थे। पुष्पा ने सिद्धप्पा को बताया कि अब वो सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बन चुका है। पहले वो लाल चंदन की लकड़ियां मुखफन को बेचता था, जिससे उसे 1 टन पर 1 करोड़ रुपया मिल रहे थे, लेकिन वो लकड़ियां विदेश में बेचता तो उसे 2-2.5 करोड़ रुपया प्रति टन मिल सकता है। इसलिए पुष्पा ने तुरंत विदेश जाने का फैसला किया। वहाँ उसने एक बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की और 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां देने की डील
डील की। इस डील में पुष्पा को 5,000 करोड़ रुपया मिलने वाले थे और 5,000 करोड़ कमाने के लिए पुष्पा को 2,000 क्विंटल लकड़ियां जुटानी थी। उसने अपने सिंडिकेट के सभी सदस्यों को एक्टिव कर दिया और उन्हें आदेश दिया, काम तेज करो, हमें जल्द से जल्द यह टारगेट पूरा करना है। तो दोस्तों अब कहानी की सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होती है मंगल सिन्नू की साजिश से। जब पुष्पा 2,000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियां बाहर भेजने की तैयारी करता है तो मंगल सिन्नू और उसकी पत्नी को यह सारा बात पता चल जाती है। वे भंवर सिंह शेखावत को जाकर कहते हैं पुष्पा बहुत ही जल्दी लकड़ियां बाहर भेजने वाले हैं, इसे रोकने का यही सही वक्त है। मंगल सिन्नू चाहता था कि शेखावत सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को डराए और धमकाए ताकि पुष्पा का साथ वो लोग छोड़ दे। असल में मंगल सिन्नू खुद सिंडिकेट का अध्यक्ष बनना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और शेखावत इस बार पूरी तैयारी के साथ आता है। उसने सभी चेक पोस्ट पर सख्त नाकाबंदी कर दी। जब एक ट्रक लाल चंदन से भरा हुआ चेक पोस्ट पर पहुंचता है तो शेखावत ने उस ट्रक को जला दिया। साथ ही जब एक सिंडिकेट का सदस्य वहां पर पहुंचता है तो शेखावत ने उसे भी मार डाला। मंगल सिन्नू ने सोचा था कि सिर्फ उसे धमकी देकर मामला सुलझाएगा, लेकिन शेखावत ने कहा मेरा डरावने का तरीका कुछ अलग है, अगर मैं इसे मार दिया तो वो बाकी लोग खुद ही डर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि श्रद्धांजलि सभा में एक षड्यंत्र रचा जाता है। मारे गए सिंडिकेट सदस्य की श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग मौजूद थे, लेकिन पुष्पा नहीं आया। वहाँ मंगल सिन्नू ने सिद्धप्पा से कहा अगर पुष्पा और शेखावत के बीच मिलाप नहीं हुई तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुष्पा को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। सिद्धप्पा इस बात को किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम देखते हैं कि सिद्धप्पा भंवर सिंह शेखावत से मिलने गया और उसे रिश्वत देने की कोशिश की। उसने 10 करोड़ की ऑफर दी, लेकिन शेखावत ने मना कर दिया और कहा उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अगर पुष्पा सबके सामने माफी मांग ले तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? शेखावत ने यह प्रस्ताव मान लिया और कहा पार्टी का इंतजाम करो, मैं सबके सामने माफी सुनूंगा। पार्टी के दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब देखना चाहते थे कि सच में क्या पुष्पा वहाँ पर माफी मांगेगा। आखिरकार सिद्धप्पा और श्रीवल्ली के कहने पर पुष्पा सिंडिकेट के भलाई के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। पुष्पा काफी शराब के नशे में था और उसने सबके सामने भंवर सिंह से माफी मांग ली। शेखावत को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। उसने इस माफी को रिकॉर्ड भी कर लिया और बार बार सुनकर खुश होता रहा। जब पुष्पा पार्टी से घर लौट रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे खुद पर इतना गुस्सा आया कि उसने आईने में अपने शक्ल तक देखना बंद कर दिया। गुस्से में आकर कार घुमाकर फिर से वो पार्टी में पहुंच गया। भंवर सिंह अपने गाड़ी से जाने की तैयारी कर रहा था, तभी पुष्पा ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके वजह से शेखावत स्विमिंग पूल में गिर गया। उसके बाद पुष्पा ने उसी स्विमिंग पूल में पेशाब कर दिया। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पुष्पा ने कहा पुष्पा एक ब्रांड है, वो किसी के सामने नहीं झुकता। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, 2,000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां देश से बाहर भेज रहा हूँ। अगर तुमने मेरी एक भी लकड़ी पकड़ ली तो मैं तुम्हारे जिंदगी भर गुलामी करूंगा। यह बात सुनकर भंवर सिंह को गुस्सा आ गया और उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और सभी चेक पोस्ट पर नाकाबंदी सख्त कर दी। भंवर सिंह ने पूरे इलाके में चेक पोस्ट बंद करवा दिया ताकि पुष्पा किसी भी हाल में चंदन की लकड़ियां बाहर ना भेज सके। लेकिन तभी उसकी नजर एक नदी पर पड़ती है। ग्रीष्मकाल के कारण नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी। भंवर सिंह ने समझ लिया कि पुष्पा इन्हीं नदियों के रास्ते से ट्रक को निकालने वाला है। पुष्पा ने अपने लकड़ियों के ट्रक नदियों के सूखे रास्ते से बाहर भेजना शुरू कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो असफल रह जाती है। आखिरकार भंवर सिंह खुद एक बड़े बंदूक लेकर ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रकों पर फायर करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कटलेट ने पुष्पा को फोन कर सारी जानकारी बता दी। कटलेट जो पुष्पा का ही एक साथी होता है और वो एक ट्रक ड्राइवर होता है। फिर पुष्पा उसे आदेश देता है और कहता है सभी ड्राइवर को वहाँ से निकाल लो, मुझे किसी भी इंसान की जान खतरे में नहीं डालनी है। कटलेट ने तुरंत सभी ड्राइवर को वहाँ से निकाल दिया। भंवर सिंह ने ट्रक में रखी सारी लकड़ियां को जब्त कर ली और मीडिया वालों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि ये लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वे सारे साधारण लकड़ियां हैं। यह देखकर भंवर सिंह को बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भेजा और संदेश दिया और पुष्पा ने यहाँ पर एक डायलॉग बोला, फूल समझे क्या, पुष्पा फ्लावर नहीं वर्ल्ड फायर है। भंवर सिंह ने गुस्से में कहा मैं अकेला बेवकूफ नहीं बना हूँ, मंगल सिन्नू और उसकी पत्नी भी इस खेल में बेवकूफ बनी है, हम तीनों ही हारे हैं। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा एक नया चैलेंज करता है। पुष्पा ने ऐलान किया कि लाल चंदन की लकड़ियों को जल्द ही बॉर्डर पार कराने वाला है। उसने भंवर सिंह को चैलेंज दिया और कहा अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर पुष्पा और उसकी फैमिली काली माता के त्योहार में शामिल होते हैं। वही श्रीवल्ली को अचानक एक चक्कर आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा ने काली माता का रूप धारण कर लिया और एक जबरदस्त तांडव किया। यह सीन इतना इमोशनल और दमदार था कि हर कोई देखता ही रह गया। त्योहार के दौरान कुछ लोग पुष्पा की भतीजी कावेरी से बदतमीजी करने लग जाते हैं। यह दृश्य देखकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वे उन सभी को जमकर पिटाई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मुरली भी आ जाता है और पुष्पा से कहता है तुम चाहे जितना भी लड़ लो, तुम्हें तुम्हारा पिता का नाम कभी नहीं मिलेगा, तुम हमेशा
अनाथ थे और अनाथ ही रहोगे। यह सुनकर श्रीवल्ली ने मुरली को डांट लगाया। जिन लोगों ने कावेरी के साथ बदतमीजी की थी, मुरली ने उन सभी को पकड़कर सजा दिलवाती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और लाल चंदन की लकड़ियों पर एक राजनीति फिर से मोड़ लेती है। हम देखते हैं मंगल सिन्नू, उसकी पत्नी और भंवर सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने सीएम को समझाया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर पार कर गई तो सरकार को 2000 से लेकर 5000 करोड़ तक की नुकसानी होगी। और उन्होंने सीएम को चेतावनी भी दी, अगर यह हुआ तो आपकी सीएम की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर सीएम ने आदेश दिया कि किसी भी हाल में इन लकड़ियों को बॉर्डर पार नहीं होने दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा ने लाल चंदन की लकड़ियों को रामेश्वरम के रास्ते से श्रीलंका भेजने की योजना बना रही है। रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर के दूरी पर है, लेकिन भंवर सिंह ने लाल चंदन लकड़ियों को पकड़ने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन सारी लकड़ियां नदी के नीचे मिट्टी में छिपी हुई थी। जब पुष्पा का माल डिलीवर हो गया तो उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया। इस पैसे से पुष्पा ने सारे एमएलए को खरीद लिया और पूरी राजनीति ताकत अपने पक्ष में कर ली। यह देखकर भंवर सिंह शेखावत पूरी तरह से हताश हो गया। उसने शराब के नशे में नकली लकड़ियों को जला दिया, जिसके वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत को हमें दिखाया नहीं गया है। फिर सीन चेंज होता है और कुछ दिनों के बाद सीएम की कुर्सी चेंज हो जाता है, क्योंकि पुष्पा ने सभी विधायक को खरीद लिया था और अब सिद्धप्पा नया मुख्यमंत्री बन गया है, जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था। 24 जुलाई को सिद्धप्पा ने पुष्पा के घर आकर उसके साथ खाना खाया और श्रीवल्ली के साथ तस्वीर खिंचवाई। यह दिन श्रीवल्ली का जन्मदिन था और इसी वजह से पुष्पा ने इस दिन को खास चुना। अब राज्य में हर जगह पुष्पा का रुतबा बढ़ चुका था, लोग उन्हें नेता की तरह मानने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी यानी कि मुरली की पत्नी उसके घर आई और बताई कि कावेरी का किडनैप हो गया है। किडनैपर ने 50 करोड़ रुपया फिरौती के रूप में मांगी है और धमकी भी दी थी, अगर पैसे नहीं मिले तो कावेरी को मार डालेंगे। पुष्पा ने न्यूज चैनल पर लाइव आकर किडनैपरों को चेतावनी दी, मेरी भतीजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें रप्पा रप्पा करके खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसे छोड़ दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मामला और पेचीदा हो गया। किडनैपर्स में से एक केंद्रीय मंत्री का भतीजा निकला। केंद्रीय मंत्री सिद्धप्पा के जरिए पुष्पा से कहा कि वो इस मामले में दखल न दे और वे जल्द ही कावेरी को रिहा करवा लेंगे। फिर पुष्पा का जवाब होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो केंद्रीय मंत्री का भतीजा है, मुझे सिर्फ अपनी भतीजी चाहिए। सिद्धप्पा और केंद्रीय मंत्री भाड़ में जाए, मैं अपने तरीके से इसे सुलझाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा कावेरी को छुड़ाने के लिए मिशन पर निकल पड़ते हैं। किडनैपर्स ने पुष्पा को अकेले ही मिलने के लिए बुलाया था और 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा हेलीकॉप्टर के जरिए उसके अड्डे पर पहुंचता है। उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन किडनैपर्स ने कावेरी पर गोंद तान दिया, जिसके वजह से पुष्पा को गोंद फेंकनी पड़ी। उसके बाद किडनैपर्स ने पुष्पा के हाथ और पैर दोनों बांध दिया और वे सब मिलकर पुष्पा को बेरहमी से पीटने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पुष्पा के हाथ खुले होते तो पुष्पा उन्हें खत्म कर देता। किडनैपर्स ने कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। यह देखकर पुष्पा का खून खौल उठा, उसके अंदर गुस्सा का विस्फोटक बन चुका था। पुष्पा ने अपने दुश्मनों के साथ जिस तरह से लड़ाई की वह सिनेमा के इतिहास में यादगार बन गया। जैसे ही किडनैपर्स ने कावेरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पुष्पा का गुस्सा फट पड़ा और उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और हवा में उछल उछल कर दांतों से काट कर अपने दम पर किडनैपर को खत्म कर दिया। यह एक्शन सीक्वेंस इतना जबरदस्त था कि हर दर्शकों की सांसें अटक गई थी। पुष्पा ने केवल किडनैपर्स को नहीं हराया, बल्कि मंत्री के भाई और उसके भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर हम देखते हैं कि मंत्री जब यह खबर सुनता है कि उसका भाई और भतीजा मारे गए हैं तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। वही दूसरी ओर पुष्पा अपने घर लौटता है। घर पर मुरली आता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसने समझ लिया था कि उसका असली परिवार केवल पुष्पा और उसका फैमिली है। फिर हम देखते हैं कि मुरली ने कावेरी की शादी का कार्ड पुष्पा को दिया और कहा कि कावेरी ने यह शर्त रखी है कि अगर पुष्पा भाव शादी में नहीं आएंगे तो वो मंडप में नहीं बैठेगी। यह सुनकर पुष्पा इमोशनल हो जाता है जब वह कार्ड देखता है और उसमें अपनी माँ और अपने नाम को पिता के तौर पर लिखा हुआ पाता है तो उसकी आंखें भर आती है। यह पल फिल्म का इमोशनल हाई पॉइंट बन जाता है। फिर पुष्पा अपनी पूरी फैमिली के साथ कावेरी की शादी में शामिल होता है। शादी का माहौल खुशियों से भरा होता है, सभी पुराने गिले शिकवे मिट जाते हैं और परिवार एकजुट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मंत्री के घर में मातम छाया रहता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी दृश्य में मंत्री के पास एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में एक पासपोर्ट होता है। जैसे ही वो मंत्री के पास पहुंचता है, पहाड़ी से एक ब्लास्ट होता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। लेकिन अंत में दर्शकों को एक नई जिज्ञासा में डाल दिया। पुष्पा 3 द रिवेंज की घोषणा हो चुकी है। यह फिल्म पुष्पा की कहानी को और आगे बढ़ाएगी, जिसमें नई दुश्मन और बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि दर्शकों को कहानी में डुबो देती है। यह फिल्म मास और क्लास का परफेक्ट बैलेंस है। पुष्पा का स्वैग, उसका इमोशन और उसकी लड़ाई देखने योग्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी नए मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।